स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की, उसमें आज ये हम 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो पंचवर्षीय योजना का जो ये क्वेश्चन है, अब 7वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये तीसरी बार फिर से रिपीट हुआ है। अभी तक हम आपको सारा पंचवर्षीय योजना से जितना भी इम्पोर्टेंट बन सकता था वो हम कवर करा चुके हैं। तो इसमें अभी हम फिर से एक क्विक रिकैप लेने वाले हैं। तो जो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इस पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। किस पे? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था तीव्र औद्योगिकीकरण। क्या था? तीव्र औद्योगिकीकरण इसका उद्देश्य था और सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देना इस अर्थव्यवस्था का, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1956 से लेकर 1961 तक इस पंचवर्षीय योजना का समय था। इसी पंचवर्षीय योजना में क्योंकि तीव्र औद्योगिकरण इसका लक्ष्य था, तो इसी पंचवर्षीय योजना में हमने 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए। एक तो हमने भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया, दूसरा हमने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया, तीसरा हमने राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया। भिलाई जो था वो हमने यूएसएसआर की सहायता से कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थापित किया। दुर्गापुर हमने पश्चिम बंगाल में यूके की सहायता से स्थापित किया। और राउरकेला जो था ये हमने उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से स्थापित किया। ये 3 इस्पात संयंत्र दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित किए गए थे। क्योंकि तीव्र औद्योगिकरण इसका लक्ष्य था तो ये दूसरे देशों की सहायता से स्थापित किए गए थे। इसके बाद अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की बात करें तो यहाँ पे हमने 4.5% लक्ष्य रखा था, जबकि हमने प्राप्त कितना किया? तो 4.27% हमने इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य को प्राप्त किया। वहीं अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना का टाइमलाइन देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो टाइमलाइन था वो 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना मैंने देख ली 1956 से 1961 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी 1961 से 1966। और चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1966 से 1969 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1966 से 1969। और चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये गडगिल प्लान पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था और पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर जोर दिया था। तो ये थी पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये हमने कल के प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो 1887 में मद्रास में जो कांग्रेस का सेशन होता है उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगर हम कांग्रेस के इतिहास की बात करें तो कांग्रेस का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ यानी कि स्थापना हुई कांग्रेस की, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा गोकुलदास तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसमें 72 प्रतिनिधि थे। कितने? 72 प्रतिनिधि थे। और ये इंग्लिश अधिकारी था एओ ह्यूम, इसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वहीं अगर हम पहली महिला अध्यक्ष की बात करें कांग्रेस की तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को 1917 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था और ये पहली महिला बनी थी। इसके बाद सरोजनी नायडू जी को 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था और सरोजनी नायडू जी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब तक जो है वो 4 महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिसमें कि एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, ये 4 लोग रह चुके हैं। और सबसे लंबा टेन्योर जो है वो अगर देखा जाए तो अध्यक्ष के रूप में वो सोनिया गांधी जी ने सर्व किया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो जो भारत के 3 चरण की परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था, ये आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया जाता था और ये एक पारसी परिवार से संबंधित थे, डॉक्टर होमी भाभा। और इन्हीं के द्वारा 3 चरण के परमाणु ऊर्जा की स्थापना की जाती है। 1944 में इन्होंने नाभिकीय ऊर्जा अनुसंधान की स्थापना की। वहीं 1945 में टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की। इनको पद्म भूषण जो है वो 1954 में इनको पद्म भूषण मिला था। भारत रत्न से इनको नहीं नवाजा गया था और इनकी जो मौत हुई थी वो एक प्लेन दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी, होमी जहांगीर भाभा की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो पिछले 2 वीडियो में यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 में हम आपको अप्रैल माह के इम्पोर्टेंट दिवस 2 लगातार प्रैक्टिस सेट में हमने रिवाइज कराए हैं। तो अब ये प्रश्न आप लोग आसानी से दे देंगे। तो जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पिछले 2 वीडियो में हम अप्रैल की जो इम्पोर्टेंट डेज थे वो रिवाइज कर रहे थे, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हम मई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 मई को हम क्या मनाते हैं? तो 1 मई को हम गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं। 2 मई को हम मनाते हैं विश्व अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस। इसके बाद अगर हम 3 मई की बात करें तो 3 मई को हम मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और 7 मई को हम मनाते हैं एथलेटिक्स डे। क्या मनाते हैं? एथलेटिक्स डे जो है वो हम 7 मई को मनाते हैं। 8 मई को हम रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे जो है वो हम 8 मई को मनाते हैं। 12 मई को हम क्या मनाते हैं? तो 12 मई को जो है वो हम नर्स डे मनाते हैं, 12 मई को नर्स डे। और इसके बाद अगर हम 17 मई की बात करें तो 17 मई को हम दूरसंचार दिवस, दूरसंचार दिवस हम 17 मई को मनाते हैं। 29 मई को हम मनाते हैं पत्रकारिता दिवस। क्या मनाते हैं 29 मई को? तो 29 मई को हम पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। और 30 मई को हम मनाते हैं तम्बाकू निषेध दिवस। 30 मई को क्या मनाते हैं? तो 30 मई को हम मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। तो ये थे मई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज, ये आप लोग लिखते चलिएगा। लास्ट में हम आपको देखेंगे, जब तक हमारे प्रैक्टिस सेट 20 से 25 प्रैक्टिस सेट का हमारा टारगेट है, तो आपके पास जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है वो सारा शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मई के इंपॉर्टेंट डेज थे, ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो भारत के द्वारा जो पहला परमाणु बम का परीक्षण किया गया था ये कब किया गया था? तो 1974 में भारत के पहले परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस समय जो प्रधानमंत्री थी ये आपकी इंदिरा गांधी जी जो थी, ये प्रधानमंत्री थी। और इसको एक कोड नेम दिया गया था, वो क्या दिया गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा जो था वो पहले परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था ये कब हुआ था? तो मई 1998 में, मई 1998 में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इस समय प्रधानमंत्री थे। और इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया गया था? तो इसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति जो है वो इस परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था। और जो दोनों ही परमाणु परीक्षण थे ये आपके पोखरण राजस्थान में हुए थे। तो ये आपको याद रखना है। पहले का जो नाम था 1974 में हुआ इंदिरा गांधी के समय वो स्माइलिंग बुद्धा था, और 1998 में जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ उसका नाम ऑपरेशन शक्ति था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें, ये हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है। अगर आप स्टैटिक जीके को लेकर परेशान हो रहे हैं तो आप इस स्टैटिक जीके को खरीद सकते हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पे हमने 120 से 130 पेजों में सारा स्टैटिक जीके का जितने भी एसएससी रेलवे एग्जाम्स में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो 50+ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। आपके एसएससी रेलवे और डिफेंस और जो भी स्टेट्स एग्जाम या जो भी अन्य वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये स्टैटिक जीके की बेस्ट ई बुक रहने वाली है। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है, ना के बराबर इसका प्राइस है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
तो 2018 में जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था ये आपका मॉरिशस में किया गया था। वहीं अगर हम बात करें तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था ये कहाँ पर किया गया था, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो था ये आपका कहाँ पे किया गया था, तो 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो होता है वो आपका नागपुर में किया जाता है। और नागपुर से एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है वो नागपुर में ही है। तो ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो नागपुर में होता है। और जो अभी लेटेस्ट में हिंदी सम्मेलन हुआ है वो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, और ये 2023 में इसका आयोजन किया गया था नाडी फिजी में। कहाँ पे, नाडी जो है ये सिटी है फिजी कंट्री की, यहाँ पे ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वहीं अगर हम हिंदी दिवस से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बनती हैं, 3 महत्वपूर्ण दिवस बनते हैं। एक तो आपका 10 जनवरी 1975 को ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको 10 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को ही पहला विश्व हिंदी दिवस, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसीलिए हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर को हम जो है वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। तो ये तीनों डेटें आपको याद रखनी है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 21 फरवरी को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर हम 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें तो ये कौन से होंगे, तो पहले नंबर पर यूपी आएगा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, और तीसरे नंबर पर बिहार का नाम आता है। तो पहला सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। वहीं अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें, किसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से बात करें तो पहले नंबर पर कौन आता है, तो पहले नंबर पर राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर हमारा एमपी आता है, और तीसरे नंबर पर क्या आता है, तो तीसरे नंबर पर जो है ये आपका महाराष्ट्र आता है एरिया के हिसाब से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न थे उनमें से एक था, तो इसका राइट आंसर होगा बारामहेर जो था वो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक था। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें तो इसका शासनकाल जो था वो 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला। इसका जो अन्य नाम था वो विक्रमादित्य इसका नाम था। क्या था अन्य नाम, विक्रमादित्य इसका नाम था। और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के पिता की अगर हम बात करें तो ये समुद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 लोग थे अगर हम उनकी बात करें तो पहले जो थे वो थे आपके कालिदास ये कवि थे। दूसरे थे आपके अमर सिंह जो थे सांस्कृतिक कोषागार के अध्यक्ष और कवि हुआ करते थे। और धनवंतरी की बात करें हम, तीसरे नंबर के ये जो थे धनवंतरी, ये चिकित्सा के संबंधित थे। चौथे थे आपके हरिसेन जो थे ये कवि थे। और पांचवें जो थे वो कहप नाका थे, ये ज्योतिषी से संबंधित थे। छठवें जो थे वो शंकु थे। शंकु किससे संबंधित थे, तो शंकु जो थे वो वास्तुकार से संबंधित थे। और जो सातवें थे वो थे बारामहेर जो थे ये खगोल शास्त्री थे। आठवें थे आपके बरुचि, ये व्याकरण विशेषज्ञ थे। और 9वें जो थे वो बेताल भट्ट थे, और ये थे आपके जादूगर। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है कि हरिसेन किसके कवि थे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और बारामहेर किससे संबंधित थे, शंकु किससे संबंधित थे, तो शंकु वास्तुकार से थे। और बारामहेर किससे थे, खगोल शास्त्री थे। और बेताल भट्ट का संबंध किससे था, तो ये जादूगर थे। और धनवंतरी किससे संबंधित थे, तो ये चिकित्सा से संबंधित थे। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है क्वार्ट्स एक प्रकार की चट्टान है। तो क्वार्ट्स जो है ये एक प्रकार की चट्टान होती है। ये किस प्रकार की चट्टान है, तो कायांतरित चट्टान है ये आपकी क्वार्ट्स। अगला प्रश्न आता है 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1920 में इसकी शुरुआत हुई और 1922 में इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि चौरी चौरा
घटना होती है जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाती है। तो इसी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और 1922 में इसको बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न आता है, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आवास योजना है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में पुनर्गठित की गई है? तो इंदिरा आवास योजना थी, इसका पहले इंदिरा आवास नाम हुआ करता था, लेकिन अब जो ये योजना चलती है ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के रूप में इसका नाम दिया गया है। अगला आता है, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्ततम जो समुद्री मार्ग है वो उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग है। ये विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। प्रश्न आता है, विटामिन ए को हार्मोन भी कहा जाता है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो विटामिन आपकी डी होती है इसको हम हार्मोन विटामिन के रूप में भी जानते हैं। अगर हम विटामिन ए की कमी से रोग देखें तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो आपका रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से क्या होता है तो बेरी और एनीमिया। जो बेरी और अनीमिया है ये आपके विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो खून का थक्का जो नहीं जमता है वो विटामिन के की कमी से ये रोग होता है। अगला प्रश्न आता है, 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर था कतर। कतर ने जो है वो 2023 में एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। अगला प्रश्न आता है, उस तत्व का नाम बताइए जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है ये किस तत्व का होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्लोरीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, पेरीफेरल आईओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो मैंने ये आपको सेट नंबर 2 में ही बताया था एक्स्ट्रा डिटेल्स में। जो पेरीफेरल आउटपुट होता है उसमें 256 आउटपुट्स होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर अंतर्गत होता है? तो जो द्वितीय उपभोक्ता होता है ये खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर पर स्थित होता है। अगला प्रश्न आता है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग को किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो श्वसन तंत्र से जितने भी रोग होते हैं ये आपके वायु प्रदूषण से रोग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का घटक नहीं है? मेमोरी, सीपीयू, एएलयू, पेपर। तो इनमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर का घटक नहीं है? तो यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा होगा, पेपर जो है ये कंप्यूटर का घटक नहीं होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है एएलयू का फुल फॉर्म होता है। और हम आपको कई फुल फॉर्म करा चुके हैं, रैम का भी करा चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम का भी करा चुके हैं, रीड ओनली मेमोरी, एचटीटीपी का फुल फॉर्म भी करा चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगला प्रश्न आता है, कंप्यूटर पर दूरस्थ लॉगिन की सुविधा क्या कहलाती है? तो जो कंप्यूटर पे हम दूरस्थ लॉगिन करते हैं तो उस सुविधा को जो हम कहते हैं वो टेलनेट कहा जाता है। एफटीपी जो फुल फॉर्म होता है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? तो भारत में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन हैं ये आपके 26 संगठन कार्यरत हैं भारत में। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी है और इन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हल्दी। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCC का क्या अर्थ है? तो WCC का है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ये WCCB का अर्थ होता है पर्यावरण और वन संदर्भ के रूप में। अगला प्रश्न आता है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो ये जो एजेंसी बनाई गई थी ये कौन सी एजेंसी थी? तो यूनिसेफ जो थी ये एजेंसी बनाई गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा द्वितीय आपातकाल युद्ध के बाद। तो आप आज का प्रश्न देखते हैं। आज की वीडियो का जो प्रश्न है, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? तो विजयनगर साम्राज्य, झांसी का साम्राज्य, ग्वालियर का साम्राज्य और अवध का साम्राज्य, किस गवर्नर जनरल के द्वारा इसको एक चेरी के रूप में कहा गया था? तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो पिछले वीडियो का आंसर था वो यहाँ पे देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो साहित्य में
जीतने वाले पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशिया में व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार जीता था वो गीतांजलि रचना के लिए जीता था। और मैंने आपको इनके बारे में पुस्तक भी बताई थी। तो गोरा और गल्फगुच्छ जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर से ही संबंधित पुस्तक हैं। और बाकी आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं फ्री में और ये जो प्रश्न होते हैं इनका भी एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे आप लोगों को ये टेस्ट सारे मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और संडे को हम स्पेशल फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराते हैं, डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर की क्विजेस भी प्रोवाइड कराते हैं। जितने भी एग्जाम्स हैं रेलवे, एसएससी और डिफेंस के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनका सबका हम क्विज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग स्टैटिक जीके में परेशान हो रहे हैं और तो इस ई बुक को आप लोग खरीद सकते हैं। इसको 120 से 130 पेज में पूरा कंपाइल किया गया है, जो आप इसे एक मंथ में आसानी के साथ मल्टीपल रिवीजन के साथ अपना स्टैटिक जीके बेहतरीन कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ हम वहीं पे आपको प्रोवाइड करा देते हैं वीडियो के जस्ट बाद। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके बाद आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है टेलीग्राम का। और जॉब अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप चैनल और मैन टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे जो 20K का टारगेट है वो बहुत जल्दी पूरा हो सके। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर और अगले मॉक टेस्ट नंबर 8 में। तब तक के लिए धन्यवाद।